मैंने उस मासूम लड़की को देखा। उसके बदन पर कपड़े ना के बराबर थे। पूरा शरीर उसका जख्मी था और वह उस खौफनाक जंगल के बीचों बीच रास्ते पे पड़ी हुई थी। 3 दिन से जिस लड़की को ढूंढा जा रहा था, वह लड़की आज इस अवस्था में मिली थी। अभी इसके बारे में कुछ पता भी न चल पाया था कि एक लड़की और इस अवस्था में मिल गई। मैं सच्चाई का पता करने के लिए उस जंगल में जाकर छिप गई कि आखिर लड़कियों के साथ इस तरह की हरकत कौन कर रहा था। और फिर मेरे सामने जो सच्चाई आई, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मेरा नाम मनीषा है और मैं एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। अभी मेरी मात्र उम्र 25 साल हो रही है। मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं पुलिस बनूं, और फिर 22 साल होते होते मेरा सपना पूरा भी हो गया। मेरी पोस्टिंग झारखंड के एक छोटे से कस्बे में हुई थी। यह कस्बा बहुत ही शांति वाला जगह था। चारों तरफ घने जंगल, पहाड़ और नदियां थी। हर जगह पर प्राकृतिक का एक अलग ही आनंद था। मुझे ये कस्बा बहुत ही अच्छा लगा था और अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पर मेरी पोस्टिंग आराम से कट जाएगी। मैं यहाँ पर रहने के लिए एक छोटा सा घर किराए पे ले लिया था। मेरे मकान मालिक अपनी पत्नी और एक 18 साल की बेटी के साथ रहते थे। मैं ऊपर के फ्लैट में रहती थी और मेरे मकान मालिक और उनका परिवार नीचे के फ्लैट में रहता था। मकान मालिक की बेटी पिंकी बहुत ही हंसमुख और खूबसूरत लड़की थी। मेरे आने से वह बहुत ही खुश हो गई थी। जब भी मैं फ्री रहती थी तो वह अक्सर मेरे पास आकर मुझसे बातें करती रहती थी। अभी वह 12th क्लास में पढ़ रही थी, लेकिन वह काफी मासूम थी। वह हमेशा मुझसे मेरे काम के बारे में पूछा करती थी। एक रात मैं काम से वापस आ रही थी तो मैंने देखा पिंकी दरवाजे के बाहर बैठकर आंसू बहा रही थी। पर जैसे मैं उसके सामने आई तो मुझे देखकर वो अपने आंसू पोंछने लगी। उसे रोता हुआ देखकर मैं सोचने लगी कि जो लड़की हर वक्त हंसती खेलती रहती थी, आखिर वो रो क्यों रही है। मैंने उससे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कोई वजह नहीं बताई और मेरी बातों को अनसुना करने लगी और फिर अपने कमरे में चली गई। अब मैं भी अपने कमरे में चली आई थी और फिर जैसे ही अगले दिन सुबह हुई और मैं तैयार होकर अपने काम के लिए निकल रही थी तो मैंने देखा कि पिंकी रास्ते में खड़ी होकर किसी लड़के से झगड़ा कर रही थी। वह लड़का शायद उसी के क्लास में होगा। वह लड़का भी काफी भड़का हुआ था। मैंने उन दोनों को आपस में झगड़ा करते हुए देखा तो अपनी जीभ रोक दी और फिर उसके पास चली गई। वहां पहुंचकर मैं पिंकी से पूछा, सब ठीक तो है ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। पर पिंकी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं सब ठीक है, यह मेरी क्लास में ही पढ़ता है, इसका नाम विनीत है। असल में हम दोनों के बीच पढ़ाई को लेकर कुछ बहस हो गया था और फिर इस बार भी उसने मुझे अपनी परेशानी नहीं बताई। अब जब वह खुद ही मुझे अपनी परेशानी नहीं बताना चाहती थी तो मैं क्या करती। मैं जीप में बैठकर सीधे ऑफिस चली गई। पुलिस स्टेशन के छोटे मोटे मामले देखने लगी। कभी कभी मैं सोचती थी अगर मैं किसी बड़े शहर में पोस्टेड होती तो मुझे काम सीखने को मिलता। यहाँ तो शायद ही कोई मर्डर या किडनैप का केस आता होगा। इतनी छोटी जगह है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई क्राइम होता होगा। पुलिस की तो यहाँ पर ज्यादा जरूरत ही नहीं है। हम लोगों से ज्यादा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आज रात को जब मैं घर वापस आई, थोड़ी देर बाद पिंकी मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आई, लेकिन उसका चेहरा एकदम से मुरझाया हुआ था। उसकी हंसी कहीं गुम हो चुकी थी। मैं उसे देखते ही समझ गई कि यह बहुत ही परेशान में है। मैं पिंकी से पूछा, क्या बात है, अगर कोई बड़ी परेशानी है तो मुझे बताओ, तुम मेरे साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकती हो। लेकिन वह कुछ नहीं बोली। मुझे उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर नजर आया। मैंने कहा, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है, कुछ तो बताओ, आखिर हो क्या रहा है तुम्हारे साथ। उसने अपने मोबाइल से एक तस्वीर निकालकर दिखाई और कहा, यह मेरे पापा है। यह देखते ही मैं आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि मकान मालिक तो कोई और ही था। मैंने कहा, पिंकी, मकान मालिक तो कोई और ही है। फिर उसने मुझे कहा, नहीं, यही मेरे पापा है और मेरी माँ ने दूसरी शादी की थी। मेरे पापा के साथ मेरी माँ का तलाक हो गया है।
लेकिन मेरे पापा अभी भी इसी शहर में रहते हैं। बहुत सालों पहले इन दोनों का तलाक हो गया था और फिर दोनों ने अपना अपना घर फिर से बसा लिया है। मैंने कहा, तुम अपने पापा से मिलने नहीं जाती हो? उसने कहा, पापा कभी कभी मुझसे मिलने आते हैं। पापा मेरे लिए गिफ्ट लाते हैं, पर अपना घर कभी नहीं ले जाते। शायद उनकी दूसरी पत्नी नहीं चाहती कि पापा मेरे संपर्क में रहे। अब मुझे पिंकी की बात सुनकर समझ में आ रहा था कि आखिर परेशान क्यों रहने लगी है। मैंने उसकी तरफ देखा। वह बहुत ही उदास चेहरा बनाई हुई थी और फिर वो अपने घर चली गई। मैं भी काफी थकी होने के कारण खाना खाकर सो गई और फिर दूसरे दिन तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल गई। लेकिन आज जैसे ही शाम हुई तो मैंने देखा पिंकी के मम्मी और पापा यानी कि मेरे मकान मालकिन अपने बेटी पिंकी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन आए थे। मैंने उन्हें कहा, आप 24 घंटे बाद ही मिसिंग रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, लेकिन मैं अभी से ही इस केस की तहकीकात करना स्टार्ट कर देता हूँ। पर मैंने उससे पूछा, क्या पिंकी आज स्कूल गई थी? तब उन लोगों ने कहा, हाँ आज पिंकी स्कूल गई थी, लेकिन जब स्कूल से वापस नहीं आई तब मैं स्कूल में पता लगाया। उसके सारे दोस्त को फोन किया, हम लोगों के जितने रिश्तेदार हैं सभी को फोन कर लिया, पर कहीं पर पिंकी का पता नहीं चला। वह मेरी मकान मालकिन की बेटी थी, इसी वजह से मैं इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहती थी। मैंने मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं लिखी और उन्हें कहा कि 24 घंटे बाद आकर अपना रिपोर्ट दर्ज करा लीजिएगा। मैं अभी से उसे ढूंढना चालू कर देती हूँ। मैं पिंकी की तस्वीर ले ली और फिर एक टीम बनाकर हम लोग उसे ढूंढने के लिए निकल गए। सबसे पहले हम लोग पिंकी के स्कूल जाने वाले रास्ते पर गए तो कुछ दूर जाने पर ही मुझे पिंकी की साइकिल रोड के किनारे मिली। फिर मैं सोचने लगी, जब पिंकी की साइकिल यहाँ पर है तब पिंकी कहाँ गई? मुझे सब याद पड़ने लगा कि किस तरह पिंकी एक दिन रो रही थी, फिर दूसरे दिन उसका अपने दोस्त विनीत के साथ झगड़ा हो गया था। अब मैं विनीत का पता लगाकर विनीत के घर पहुंच गई और फिर उससे पिंकी के बारे में पूछताछ करने लगी। वह लड़का काफी डरा हुआ था और घबराया हुआ भी था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये झूठ बोल रहा है और इसे कुछ न कुछ तो पता जरूर ही है पिंकी के बारे में। अगले ही दिन कुछ लोगों ने खबर दिया कि जंगल के पास एक साइकिल और एक लड़की का बैग मिला है। हम वहां जाकर साइकिल और बैग लेकर आ गए। वह साइकिल और बैग पिंकी के ही थे। उनके मम्मी पापा ने आकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दिए थे। मैं उसे अपनी टीम के साथ जंगल में ढूंढने लगे थे क्योंकि वहीं से उसकी साइकिल और बैग मिली थी, पर अभी तक मुझे पिंकी नहीं मिल पाई थी। जब ढूंढते ढूंढते हम सब थक गए और पिंकी नहीं मिली तब हम लोग घर चले आए और अभी मैं अपने फ्लैट में आने ही वाली थी। मैं पिंकी के सौतेले पापा को किसी के साथ फोन पर बातें करते हुए सुना। वो काफी गुस्से में लग रहे थे और काफी गाली गलौज चल रही थी, पर जैसे मैं वहां पर पहुंचा और मेरी नजर उनसे टकराई वो शांत हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब मुझे पिंकी के पापा पर शक होने लगा था। अब मैंने पिंकी की माँ और पिताजी से एक साथ सवाल किए कि पिंकी 2 दिन से काफी परेशान थी, क्या आप लोगों को इस बारे में कुछ पता है? उसकी माँ ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैंने कहा, क्या घर पर उसका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था? उसने इस बात पर भी साफ इनकार कर दिया। अब मैंने उसकी माँ से कहा, अगर आप कुछ भी मुझसे छुपाएंगे तो आपकी बेटी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसकी माँ रोते रोते वापस चली गई। ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ कुछ छुपा रही है। आखिरकार एक मासूम सी बच्ची कहाँ गायब हो गई? हमने उसके स्कूल में उसके दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दिए तो कुछ चौंका देने वाली जानकारियां सामने आई। विनीत पिंकी का बॉयफ्रेंड था। कुछ दिनों से दोनों के बीच में कोई परेशानी चल रही थी। अब तो मेरा शक विनीत की तरफ और उसके सौतेले पिता की तरफ भी चला गया था, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया था कि पिंकी का अपने सौतेले पिता के साथ कुछ अच्छे संबंध नहीं थे। आखिर इन दोनों में से किसने उसे गायब किया होगा? उसकी जगह क्या हो सकती है? हमने पिंकी को असली पिता से भी पूछताछ की, लेकिन कोई सही जानकारी मालूम ना हो पाई थी। लेकिन अगले ही दिन हमें पिंकी मिल गई, जंगल में, वो भी बिना कपड़ों की। उसकी हालत बहुत खराब थी, गहरी बेहोशी में चली गई थी। तो हम लोगों ने उसे अस्पताल में एडमिट करवा दिया था और उसके साथ क्या क्या हुआ था यह पता लगाया जा रहा था।
अगर पिंकी होश में आ जाती तो सब कुछ बता देती, पर वह गहरी बेहोश में चली गई थी, शायद कोमा में। उसकी हालत को देखकर उसकी मां टूट चुकी थी। हमें अब यह पता लगाना था कि आखिर इसके साथ क्या हुआ और यह किसने किया। अगले दिन शहर में एक और लड़की किडनैप हो गई। वह भी उसी स्कूल में ही पढ़ती थी। उस लड़की का नाम रेशमा था और वह पिंकी के ही क्लास में पढ़ती थी। पिंकी के क्लास में इस तरह से दो लड़कियों का गायब हो जाना मामूली बात नहीं था। अब हमारा शक स्कूल पर जाने लगा था। अब हम लोगों ने फिर से स्कूल जाकर उन टीचर सबका बयान लिया तो सभी का शक योगा टीचर के ऊपर गया। उन लोगों का कहना था योगा टीचर की नजर हमेशा कम उम्र की लड़कियों की तरफ ज्यादा रहता था। वह हमेशा लड़कियों पर बुरी नजर रखता था। हमने योगा टीचर का पुराना रिकॉर्ड चेक किया। उसके नाम पर पहले से एक केस दर्ज किया गया था। किसी लड़की के साथ छेड़खानी का मामला आया था। अब हम लोगों ने उसे योगा टीचर को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ किया कि तुमने ही तो नहीं पिंकी और रेशमा को किडनैप किया था। लेकिन उसने इस बात को साबित कर दिया कि जिस दिन पिंकी और रेशमा गायब हुए थे उस दिन वह स्कूल में ही था। हम लोगों के पास कोई सबूत न होने के कारण हमने उसे छोड़ दिया और फिर उसके पीछे एक ऑफिसर को लगा दिया। रेशमा अभी तक लापता थी। उसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली थी। हम लोगों के ऊपर जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करने का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि पब्लिक अब बहुत ही डर गई थी। लोग अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। कई बच्चियों को तो उसके माँ बाप स्कूल में छोड़ आया करते थे। बच्चों का इस तरह गायब होना और उसे जंगल में इस हाल में फेंक देना मामूली बात नहीं थी। शहर में काफी हलचल मच चुकी थी। मुझे मेरे ऊपर वाले ऑफिसर को बार बार फोन कर रहे थे। पिंकी भी अभी तक होश में नहीं आई थी और अब आखिरकार मैंने इस केस को सॉल्व करने के लिए एक फैसला लिया कि आज रात में जंगल में छुपकर देखूंगी आखिर वहां क्या होता है। मैं अपने साथ कुछ सामान लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। मेरे पास अपने रिवॉल्वर और एक टॉर्च था और अब जिस जगह पर मुझे पिंकी मिली थी उसी जगह पर वहां जाकर पेड़ के पीछे छुप गई। रात के अंधेरे में जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर तो मैं हिम्मत करके वहीं पर बैठी रही, लेकिन अकेले होने के कारण अब मुझे भी वहां पर बहुत ही डर लगने लगा था। अभी मैं चुपचाप से बैठी हुई थी। कुछ ही देर में मुझे कदमों की आहट सुनाई देने लगी। मुझे अब पूरा यकीन हो गया था आज कुछ न कुछ खुलासा जरूरी होगा। मैं अब उस कदमों के पीछे दौड़ने लगी थी। मैं लगातार उस ओर भागे जा रही थी जिधर से कदमों की आहट आ रही थी। लेकिन तभी किसी ने मेरे चेहरे पे टॉर्च की रोशनी मारी। मैं कुछ समझ पाती तभी मुझे किसी जानवर के आवाज आने लगी और फिर किसी ने मुझे पीछे से जोर से धक्का दे दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ी। मैंने फौरन अपना रिवॉल्वर निकाला और उसकी ओर फुर्ती से पलटी तो मेरे सामने एक फॉरेस्ट ऑफिसर खड़ा था। उसने कहा, मैडम गोली मत चलाइए, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। आप इतनी रात को जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ तेंदुआ आता है। मैंने किसी जंगली जानवर का आवाज सुना था, इसलिए मैंने ही आपको धक्का दिया। मैं बोली, मैं यहाँ पर मिसिंग लड़कियों की केस की तहकीकात करने आई हूँ। एक लड़की तो मुझे मिल गई है, परंतु दूसरी लड़की अभी भी लापता है। अब मैंने उससे कहा, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसने कहा, मैडम मेरी ये नाइट ड्यूटी है, मैं जंगल के दौरा में था। मैंने कहा, कल सुबह तुम पुलिस स्टेशन चले आना। यह कहकर मैं वहां से चली गई। अगले दिन वो फॉरेस्ट ऑफिसर पुलिस स्टेशन आ गया तो मैं उसे कुछ लड़कियों की तस्वीर दिखाकर पूछताछ करने लगी और उनसे पूछी, क्या इन लड़कियों में से किसी को तुमने जंगल में देखा था या नहीं? उसने कहा, रात को जब मैं जंगल में पहरा देता हूँ तो मैं इस तरह की कोई हरकत नहीं देखी है, पर मैंने कुछ फटे हुए कपड़े देखे थे। मैंने उससे कहा, क्या तुम मुझे उस जगह पर ले जा सकती हो? वह तैयार हो गया। अब मैं उस जगह पर और भी पुलिस वालों के साथ पहुंच गई। वहां पर हमें कुछ फटे पुराने कपड़े मिले जिसे हमने सबूत के तौर पर रख लिया। वह कपड़े शायद पिंकी के ही थे। अब मैं उस फॉरेस्ट ऑफिसर की मदद से उस एरिया को सर्च करने लगी और फिर थोड़ी ही देर बाद जंगल के कुछ दूरी पर हमें रेशमा मिल गई, लेकिन वह पूरे होश हवास में थी, पिंकी की तरह कोमा में नहीं थी। अब मैं रेशमा से पूछा कि तुम्हारी किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है? तो उसने कहा कि पिंकी के पिता ने मुझे किडनैप कर लिया था।
हमने फौरन पिंकी के पापा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन्होंने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया। वह बोले, हमें फंसाया जा रहा है, वो अपनी बेटी और उसके दोस्त को किडनैप क्यों करेंगे? छोटी उम्र से ही मैंने पिंकी को पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है और मैंने शुरू से ही पिंकी को अपनी बेटी माना है। अब मैंने फिर से पिंकी के दोस्तों से रेशमा, पिंकी और विनीत के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया कि इन तीनों में क्या कनेक्शन है। अभी मैं जानकारी ढूंढने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि कुछ दिनों से स्कूल में विनीत, रेशमा और पिंकी को हमेशा एक साथ देखा जाता था। विनीत और पिंकी के बीच में काफी झगड़ा भी चल रहा था। पिंकी के किडनैपिंग के दिन स्कूल में विनीत बहुत ही अपसेट था। मुझे माजरा समझ में आने लगा था। इस पर मैंने रेशमा और विनीत को पुलिस स्टेशन बुलाकर अलग अलग घंटों बैठकर पूछताछ करने लगी और फिर रेशमा और विनीत दोनों ही मेरे सवालों से टूट गए और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। असल में विनीत पिंकी से ब्रेकअप करने के बाद रेशमा के साथ रिश्ता रखना चाहते थे और विनीत इलीगल तरीके से ड्रग्स भी बेचता था, जिस वजह से पिंकी उसे ब्लैकमेल कर रही थी। इसी कारणों से उन दोनों ने मिलकर पिंकी को किडनैप कर लिया और वह तो उसे मारना भी चाहते थे। इसके लिए उसने उसे ड्रग्स वाली सुई भी दे दिया था, लेकिन पिंकी मरी नहीं बल्कि कोमा में चली गई थी। लेकिन पुलिस का शक उन दोनों पर ना चली जाए, इसलिए उन लोगों ने रेशमा के किडनैपिंग का ड्रामा किया था। लेकिन अब उस ड्रामे पर से पर्दा उठ चुका था। पिंकी भी एक हफ्ते के बाद कोमे से बाहर आ चुकी थी। उसने भी अपना बयान दे दिया था। अब धीरे धीरे पिंकी की जिंदगी भी पटरी पर वापस आ चुकी थी और विनीत और रेशमा अपने एक ही सजा जेल में भुगत रहे थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।